नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है आरक्षण हिडन एजेंडा जो दिया है मोहन मरकाम ने, जिसकी बात की उन्होंने। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर घमासान जारी है। विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित हुए 18 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद इस पर अभी तक राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए हैं। इससे राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस सीधे तौर पर इसे बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा बता रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा 19 सितंबर को राज्य में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। इसको फिर से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 2 दिसंबर को 2 विधेयक पारित कर राज्यपाल की अनुमति मांगी थी। राज्यपाल ने 18 दिनों बाद भी आरक्षण संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विधायकों को फिर से विचार करने के लिए भी सरकार को लौटाया है। इसके उलट 14 दिसंबर को राजभवन ने राज्य सरकार को 10 सवालों की सूची भेजी है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का आधार पूछा गया है। इसके बाद से विधेयकों के कानून बनने की संभावना टलती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राज्यपाल भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। भाजपा के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, कमजोर वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। मोहन मरकाम ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने ही सरकार को चिट्ठी लिखकर सत्र बुलाने के लिए कहा था। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने तत्परता दिखाई और आरक्षण बिल पास करवाया। मोहन मरकाम का मानना है कि अब राज्यपाल को प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है। भाजपा के विधायक आरक्षण विधेयक को विधानसभा में ही रोकना चाह रहे थे, लेकिन बाद में सर्वसम्मति जरूर बनी। लेकिन उसका जो हिडन एजेंडा है वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते। उसी हिडन एजेंडे के दबाव में महामहिम राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने ही सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पास किया जाए और उसी की मंशा के अनुरूप हमारी सरकार ने तत्परता दिखाई और फिर आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास किया। तो महामहिम राज्यपाल महोदया को इसमें यहाँ के हितों का विशेष ख्याल रखते हुए आरक्षण जो कानून है, विधेयक है, उसमें हस्ताक्षर कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। उसी एजेंडे पे जो महामहिम राज्यपाल महोदय दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। राज्यपाल को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। राज्यपाल संवैधानिक दायित्व है, उस पर टिप्पणी करने से बचने की आवश्यकता है। कांग्रेस को आरक्षण में फैसला करने के लिए 4 साल लग गए और चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर में बगैर पूछताछ के राज्यपाल आरक्षण को आगे बढ़ाएं। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस की सरकार बेईमान है। 58% आरक्षण की रक्षा नहीं कर पाए और 76% की बात कर रही है कांग्रेस। आखिर राज्यपाल ने तो यही कहा है कि ये कोर्ट के अंदर किस तरीके से टिक पाएगा। आरक्षण को लेकर इस तरह का बयान देकर कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण देने की उनकी मंशा नहीं है। देखिए, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड यदि किसी के पास है तो वो कांग्रेस पार्टी के पास है। चुनी हुई सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास में है। तो जैसे इसकी मंशा वैसा वो दूसरों पर इस तरह की टिप्पणी करता है। मुझे लगता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक दायित्व है, उस पर टिप्पणी करने से बचने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस पार्टी को 4 वर्ष लग गए आरक्षण पर फैसला करने के लिए, 70 दिन लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जवाब देने के लिए, वो चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर में बगैर पूछताछ के राज्यपाल जी आरक्षण को आगे बढ़ा दें। कुल मिलाकर आरक्षण के नाम पर कांग्रेस की सरकार बेईमान है। बहरहाल आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर में हो रही देरी के लिए कांग्रेस इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं भाजपा इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्यपाल क्या इस बिल पर हस्ताक्षर करती है या इसे वापस सरकार को भेजती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए
दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आपको आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है कि आरक्षण नहीं देना है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में बृजेंद्र जी चरित्र है, संवैधानिक संस्थानों के माध्यम से राजनीति करने का, और राजभवन से विगत 1 महीने के भीतर जो अलग अलग बयान आए, हर बात में यू टर्न, पहले विशेष सत्र आयोजित करके आरक्षण के प्रावधान करने के लिए बिल लाने का प्रस्ताव महामहिम के द्वारा भेजा गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया लगातार कि मैं तत्काल हस्ताक्षर कर दूंगी। जब विशेष सत्र बुलाकर 3/4 से अधिक बहुमत है बृजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मजबूरी वश तो वहां पर सदन के भीतर यह सहमति जताए, लेकिन किस प्रकार से उस पूरे सत्र को बाधित करने का कुत्सित प्रयास वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, जो गाली गलौज, धक्का मुक्की, तो इनकी नियत, इनका षड्यंत्र उस समय भी उजागर हुआ। और जब हस्ताक्षर के बाद सर्वसम्मति से जो विधेयक पास हुआ है, उसको 5 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने जाके स्वयं सौंपा महामहिम को। उस समय भी महामहिम का यह वक्तव्य था कि मैं सोमवार को हस्ताक्षर कर दूंगी, आज विधि विशेषज्ञ नहीं है। उस सोमवार को निकले भी आज 17 दिन हो गए। 2 तारीख को सौंपा गया था, आज 19 तारीख है। और एक्ट में देखिए, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना सरकार के साथ साथ राजभवन की भी जवाबदेही है। प्रक्रिया जो होती है बृजेंद्र जी, कोई भी विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद जब राजभवन जाता है तो 3 ही ऑप्शन है महामहिम के पास। संविधान के अनुच्छेद 200 में स्पष्ट वर्णित है कि या तो उस विधेयक, उस बिल पे हस्ताक्षर कर दे, या तो आपत्ति के साथ लौटा दे, या महामहिम राष्ट्रपति को भेज दे। जो लेटरबाजी की जा रही है, जो 10 सवाल जो पूछे जा रहे हैं, वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यदि आपत्ति है तो आपत्ति के साथ विधेयक को लौटाना चाहिए। और जो सवाल है उसमें क्या मात्रात्मक डेटा है SC ST का, तो कौन नहीं जानता कि जो सेंसेक्स है जनसंख्या रजिस्टर का, उसमें SC ST के वर्णन होते हैं, संख्यावार, परिवारवार। उसके साथ ही जो ननकी राम कमेटी के दस्तावेज हैं, CS की अध्यक्षता की जो कमेटी के दस्तावेज हैं, वो भी अनुसूचित जाति और जनजाति से संदर्भित है। सरकार चाहे किसी की भी हो, रिपोर्ट जो है वो सरकार की होती है। और उसके बाद में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार पूछा गया है, वो दस्तावेज भी सर्वविदित है। उसके बाद में जो EWS और OBC की गणना के संदर्भ में सवाल है। जस्टिस छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया है, यह भी सर्वविदित है। उसके रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत हो चुके हैं, सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और उसके अगले ही सवाल में क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में सवाल है। जब वो कमेटी बनी है तभी तो उस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। उसके बाद में ठीक है सुरेंद्र जी, इस पे जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अमित साहू जी। अमित जी, आपके पास आते हुए, आखिर आप क्यों राज्यपाल पे दबाव बना रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है? आखिर आपको सोचना चाहिए कि जनता के काम रुक रहे हैं सर उससे। भैया देखिए, कांग्रेस की आदत है और उसका चाल और चरित्र है, एक तो कुछ काम करना नहीं, अगर कुछ काम करने के लिए निकले, अगर उसमें फेल हो जाना तो उसका ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने का, ये पुरानी आदत है उनकी। अगर हम आरक्षण के पक्ष में नहीं रहते, अगर हम आरक्षण नहीं देना चाहते, तो 2012 में आरक्षण लागू किसने किया था भैया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज आपके शासनकाल में वो आरक्षण को हाईकोर्ट ने धुतकार दिया, हाईकोर्ट ने नकार दिया, सिर्फ आपकी गलतियों के कारण। और आप इसका राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से फिर से आरक्षण लागू करवा रहे हैं। और लागू करवाने का ये तो सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं। अगर वो काम आप कर नहीं हो पा रहे तो उसका सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ रहे हैं, और तो और महामहिम राज्यपाल के ऊपर आप आरोप पड़ रहे हैं। ये कहां तक जायज है भाई? ऐसा नहीं होता जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी
जुड़े हुए हैं। दुबे जी, आपको ब्रजेंद्र क्या जी, लगता है जवाब कि देना चाहूंगा इस पर। राज्यपाल के विवेक पर सवाल उठाना कितना जायज है? जो कांग्रेस सवाल उठा रही है राज्यपाल के विवेक पर, क्या वो सही है? ये एक सही परंपरा की शुरुआत हो रही है क्या? देखिए, दो तीन बातें हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी कोई मतलब ब्यूरोक्रेट्स या किसी और क्षेत्र से जो है राज्यपाल की कुर्सी तक नहीं पहुंची हैं। सबसे पहले तो वो विधायक थी, राज्यसभा सदस्य थी। उनका जो है लंबा जीवन काल, लंबा राजनीतिक जीवन रहा और लंबे राजनीतिक जीवन में कई तरह के अनुभवों से गुजरी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण के मुद्दे पे जो है लगातार पिछले 3 महीनों से बहस चल रही है और इस पे जो है विधानसभा सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया था 1 व 2 दिसंबर को, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी उसके पक्ष में थे। राज्यपाल जी ने खुद उनको कहा था कि विशेष सत्र बुलाया जाए। विशेष सत्र हुआ और विशेष सत्र में ध्वनि मत से पारित हुआ। मतलब उस पर पक्ष की भी सहमति है, विपक्ष की भी सहमति है। जब दोनों तरह की सहमति है तो निश्चित रूप से जो है वो विधेयक पे जो है विधेयक आगे बढ़ना चाहिए और उसका जो है मतलब ये है कि क्रियान्वयन होना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन कई सारे जो बिंदु हैं, कई सारी जो आपत्तियां हैं और कई सारे जो सीन जो अचानक आ गए, तो उससे थोड़ा सा समय लग रहा है। और उसके लिए अगर महामहिम थोड़ा ठहराव ले रही हैं, थोड़ा सा रुक रही हैं, तो मैं उसको वाजिब मानता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कई तरह के वर्ग के लोग अब राजभवन जा रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का एक जो संघ है इनसे मिला, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के एक IAS और एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो दोनों बहुत नामचीन है और दोनों अधिकारी वर्ग में बड़ा नाम है, वो खुद जो है वो प्रतिनिधिमंडल में गए थे और उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में आबादी, पिछड़ा वर्ग की आबादी 42.43% है। तो इस हिसाब से आरक्षण जो है 42% दिया जाना चाहिए और अभी जो आरक्षण की जो स्थिति जो सरकार ने तय की है वो 27% है। अनुसूचित जाति वर्ग वो भी राजभवन पहुंच गया। वहां उनका कहना था कि हमें जो है आरक्षण 16% दिया जाना चाहिए, जो कि पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी, उसको 13 कर दिया गया। तो ऐसे जो तरह तरह की जो आपत्तियां आ रही हैं और तरह तरह के जो सीन क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं सोच समझ कर और सारे बिंदुओं पर विचार कर अगर कहीं कोई निर्णय होता है, फैसला होता है, तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे। और तत्काल में अगर कहीं किसी तरह के डिसीजन लिए हुए या कोई निर्णय लिया गया, तो हो सकता है कि आगे जो है काफी जो है पेशोपेश वाली स्थिति निर्मित ना हो। ठीक है सुरेंद्र जी, राज्यपाल कह रही हैं कि अगर 58% का होता और 20-32 का मामला होता तो वो हस्ताक्षर कर देती, लेकिन आपने उसको 58 से 76% कर दिया। ऐसे में सवाल उनका जायज है, क्योंकि कोर्ट में लोग चैलेंज करेंगे इसको, तो कहीं ना कहीं बात तो फिर राज्यपाल के विवेक पर भी आएगी। ब्रिजेंद्र जी, किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए वो सेंसेक्स के आधार पर तय होता है और विधानसभा को जो है वो विधेयक पारित करने का, लाने का विशेषाधिकार है। महामहिम न उसमें एक शब्द जोड़ सकती है न घटा सकती है। यदि आपत्ति है तो विधेयक के साथ आपत्ति लौटाना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 200 का पालन करने का है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से दलीय चाटुकारिता में तथ्यहीन बात कर रहे हैं, यह ननकी राम कंवर का बयान है जो इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र को प्रमाणित करते हैं। दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहते हैं कि महामहिम जो कर रही है सही कर रही है। निश्चित रूप से महामहिम संवेदनशील महिला है और आदिवासी वर्ग से है, लेकिन एक वर्ग के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। EWS के आरक्षण से उनको क्या तकलीफ है? पिछड़ा वर्ग जो सबसे ज्यादा संख्या है, बहुसंख्यक आबादी छत्तीसगढ़ की है, 14% से 27% होता है, तो क्यों तकलीफ है? 58%। ठीक है, सरकार से यह पूछा जाएगा कि 76% का आधार क्या है, और सरकार ने फुल प्रूफ सिस्टम बनाकर जस्टिस छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में कमेटी के जो दस्तावेज आए हैं, उसके साथ साथ EWS के भी हैं, जनगणना के आंकड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, इसी प्रकार से जब छत्तीसगढ़िया स्थानीय प्रतिभाओं को स्थानीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम लाया गया था, वो भी इनके इशारे पर रोका गया। कृषि जो बिल आए थे उसके साथ साथ जो भूपेश सरकार मंडी संशोधन अधिनियम विशेष सत्र लाके उसको भी पारित किया था, जिससे किसानों को सोच बताया जाए।
उसको भी इसी प्रकार से अड़ंगेबाजी की गई। आपको याद होगा पेशा कानून जैसा महत्वपूर्ण जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में बस्तर और सरगुजा में विशेष अधिकार ग्राम सभाओं को मिलता है, 1 महीने तक राजभवन में रुका रहा, फिर अक्टूबर में जैसे ही पारित हुआ उसी की कॉपी 15 साल शिवराज रहे तब उनको याद नहीं आया, 15 साल यहां रमन सिंह रहे तब उनको याद नहीं आया। हमारी सरकार ने जैसे पेशा कानून बनाया, मध्य प्रदेश ने उनको कॉपी पेस्ट किया, वहां तत्काल पास हो जाते हैं। यहां लटकाने की परंपरा रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो बताए 9वीं अनुसूची में शामिल करने 15 साल क्या प्रयास हुए, महामहिम क्या प्रयास करेगी। और भाजपा के 9 निकम्मे सांसद हैं, क्या मोदी सरकार से कहेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 15 साल रमन सरकार क्या की, ओबीसी के डाटा सर्वेक्षण के लिए क्या किए। तो ईमानदार प्रयास पहली बार ब्रिजेंद्र जी सामाजिक न्याय को लेकर सभी ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, आपकी पार्टी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, बीजेपी आरएसएस का ये हिडन एजेंडा है, इनके पाप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं मोहन मरकाम आपकी पार्टी पर। अमित साहू जी, अब ब्रजेंद्र जी इन दोगलों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, ये तो इनका काम ही है। और अमित जी एक बात और उन्होंने और कही है कि आपके 9 सांसद हैं और 9 निकम्मे हैं वो। ये तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। ये 2605 ट्रेनें 11 महीने में निरस्त हो गया, बताए कोई भाजपा का आवाज उठाया हो। ये दलित चाटुकारिता में उभर ही नहीं पा रहे हैं, 15 साल शोषण करते रहे। साहू समाज ने विज्ञप्ति जारी किया है महामहिम से शीघ्र हस्ताक्षर करने का। ये दलित चाटुकारिता में ये अमित शाह जैसे नेता आरएसएस और भाजपा के दलित चाटुकारिता में ये आज तक एक बयान दिया महामहिम शीघ्र हस्ताक्षर करे। जो जनहित के विषय है उस पर भी इनके मुंह में दही जम जाता है। ये 15 साल शोषण करने वाले लोग ये किस मुंह से आरक्षण ऐसी होने का ढोंग करते हैं। भाजपा तो मुखौटा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान याद करिए, बिहार चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के समय यह कहा था कि आरक्षण को खत्म करने का वक्त आ गया है। यह इनकी असलियत है ब्रिजेंद्र जी, ये चाहते ही नहीं है। इनकी मंशा जो है वो आरक्षण के विरोध में है। ये दलित चाटुकारिता में स्थानीय जनता का 15 साल शोषण करते रहे। ठीक है अमित जी से जवाब ले लेते। अमित जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं वो कि आप लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जी अमित साहू बोल रहा हूँ, डिबेट चल रही, बैच कीजिए कड़ी। ठीक है रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार का। अनिरुद्ध जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से ये चैप्टर चल रहा है, क्या ये 2023 विधानसभा चुनाव के पहले तक चलेगा या पहले खत्म हो जाएगा फिर? देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है और क्या है कि बड़ी अजीब सी स्थिति है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बने 22 साल हो गए। 22 साल में पहली बार जो है सत्ता पक्ष और राजभवन के बीच ये कहें टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और उन पक्षों के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाना जरूरी है जिनका 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 एजुकेशन चल रहा है, जिनका कॉलेज में एडमिशन होना है, जिनका जॉब जो मतलब जो नौकरी की संभावनाओं को लेकर जो बैठे हुए हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब बिंदुओं को ध्यान में रख, क्योंकि वो एक आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। ये तो ठीक है यहाँ पे भाजपा कांग्रेस, उधर राजभवन और डेलीगेशन मिल रहा है, ये सब सारे जो दृश्य चल रहे हैं पेपरों में वही सब चीजें आ भी रही है, टीवी चैनलों में आ रही है। लेकिन जो आम आदमी जो मतलब मैंने धैर्य रखा हुआ है, तो कम से कम उसकी ज्यादा धैर्य की परीक्षा मत हो और कोई ना कोई निर्णय हो। अब महामहिम ने अगर कहीं 10 बिंदुओं पे सवाल मांगा है और अगर कहीं वो सवाल के जवाब देने में अड़चन नहीं है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को पहल करते हुए उन सवालों के जवाब दे देने चाहिए। और सबसे एक जो बिंदु है क्वांटिफाइबल डेटा रिपोर्ट, अभी क्या इसका पालन हुआ, क्या विधानसभा में विधेयक लाया गया तो इसका पालन हुआ। और दूसरी बात जो डेलीगेशन जिसका मैं उल्लेख किया था कि आला अफसर गए थे, तो उसमें भी उन लोगों ने क्वांटिफाइबल डेटा की ही बात की थी कि उसका पालन नहीं हो रहा है। तो उसका जो ठोस जवाब राजभवन तक सरकार की तरफ से जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आम आदमी, जिन आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए सोचें और जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुक करते हैं सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी को सोचना चाहिए, लोगों की भर्तियां रुकी हुई है, छात्रों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीकरा तो आपके सर भी फूटेगा, क्योंकि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। ब्रिजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और राजभवन जो है वो भी संविधान के दायरे में है। संविधान के अनुच्छेद 200 में स्पष्ट प्रावधान है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से किसी सवाल पर आपत्ति नहीं है।
सवाल का जवाब तो देने सरकार बैठी है, लेकिन प्रक्रिया का पालन तो हो। डेटा कमीशन के संदर्भ में है जो जब छबिलाल पटेल जी की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बना है, उसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का आरक्षण तय किया गया है और विधि विभाग से परीक्षण के बाद वो उस बिल को विधानसभा में रखा गया है। तो जो कमीशन होती है वो सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसके आधार पर सरकार बिल तैयार करता है, यह प्रक्रिया है। और जो राजभवन का जो वर्किंग की प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 200 में विहित है, वर्णित है, उसका पालन महामहिम को करना चाहिए। सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रक्रिया यही होनी चाहिए ब्रिजेंद्र जी कि विधेयक के साथ में भेजे। और पूरे देश में यही कानून है, भाजपाइयों के लिए या किसी राज्य के। ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ गए अमित जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। अमित जी, आपकी पार्टी पर आरोप है कि आपने सदन में तो कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन बाहर आके आप सदन से बाहर आके उसी बिल में मीनमेक निकाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये निराधार आरोप है, इनका काम आरोप है, इनका काम आरोप लगाना ही है। इससे परे ये कभी जा नहीं सकते, कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो ऐसे दोगले प्रजाति के लोग हैं, कांग्रेसी लोग, कि एक तरफ अपने ही कार्यकर्ता से याचिका लगवा कर उस आरक्षण को गिरा देते हैं, दूसरी तरफ भाषणबाजी बंद करिए, ये गाली गलौज सुनने नहीं होता है। डिबेट तथ्यों पर बात करिए। अनुच्छेद 200 में राजभवन का हेतु है, क्या प्रक्रिया है? अरे किस मुंह से ये जन आक्रोश बढ़ रहा है। भाजपा का जो असली चरित्र है वो जनता के पास है। ये दलित चाटुकारिता में भाजपाई, ये पूंजीपतियों के गुलाम अधिनायकवाद इनका मूल चरित्र है। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये 15 साल सरकार कर रहा है। बताइए ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए क्या किया? ओबीसी का शोषण करने वाले 15 साल ये रत्नामी मूढ़त और प्रतापगढ़िया रमन सिंह के गुलाम। ये खुद भी साहू समाज ने विज्ञप्ति जारी की कि समाज से अभी साहू जी आते हैं। ये दलित चाटुकारिता में इस कदर भाजपा बेभक्ति दिखा रहे हैं। बताए राजभवन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, तत्काल हस्ताक्षर करने की मांग साहू समाज ने की है। जनता देगी करारा जवाब आपको। छोड़ेगी बक्से की नहीं जनता। 70-71 विधायक ऐसे ही आर्थिक पूजा करने के लिए नहीं बैठा है, आप लोगों काम करने के लिए बैठा है। ये इनका आरक्षण विरोधी पाप है। ये किस मुंह से बात करते हैं? न शपथ पत्र में उस दस्तावेज का जिक्र था, न मूल जवाब, न संशोधित जवाब जो रमन सरकार के दौरान हाईकोर्ट में प्रस्तुत हो चुके थे। ब्रिजेंद्र जी, सुरेंद्र जी आपसे वो सवाल कर रहे हैं कि आपके 71 विधायक हैं, उसके बावजूद आप एक बिल पास नहीं करवा पा रहे हैं। हेलो सुरेंद्र जी, वो कह रहे हैं आपके 71 विधायक किसी काम के नहीं है। राजनीतिक मजबूरी थी। हमने तो विशेष सत्र बुला के पारित किया। ये इनका दोगला चरित्र है। पूरे देश में जैसे आधी रात को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म करवाए, भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, यहां भी राजभवन के पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों में, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि वो विधानसभा में चर्चा करे या अपने दम पर आरोप लगा सके। हमारी सरकार का कमिटमेंट था सामाजिक न्याय। ब्रिजेंद्र जी, 15 अगस्त 2019 को भी हमने अध्यादेश लाया था और अभी हमने तो प्रस्ताव पारित कर दिया विशेष सत्र बुला के। अब यहाँ वहां पर विरोध नहीं कर पाए, उनकी नहीं चले, तो अब राजभवन के अरे जन आक्रोश बढ़ेगा। भाजपा का पाप उजागर हो रहा है दिनों दिन। इनकी असलियत जनता के बीच आ रही है। ये बताए अमित शाह जिस वर्ग से आते हैं वो समाज राजभवन से त्वरित निर्णय लेने के लिए देख चुके छत्तीसगढ़ का एसटी दलित चाटुकारिता से भाजपा के ओबीसी नेता भी उभर नहीं पाए हैं। ये रमन मूढ़त के गुलाम, ये अमन सिंह के गुलाम 15 साल सरकार में रहे। बताए ओबीसी आरक्षण के लिए क्या? इसमें जनता जवाब देगी। अरे हमारी सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है। हमारी सरकार का नीति और नियत विशेष सत्र बुला के हमने सभी वर्ग के साथ न्याय किया। ये झूठे लोग, ये फर्जी लोग 15 साल सरकार में रहे तो शोषण करते रहे। आज यही चरित्र राजभवन के माध्यम से ब्रिजेंद्र जी एक भी बात ठीक है, आप दोनों को एक रोकते हुए दुबे जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, अगर राज्यपाल इस विधेयक को वापस कर देती हैं तो आगे क्या होगा? क्या सरकार इसको फिर करेक्ट करके लेके आएगी, जैसा कि राज्यपाल ने 10 बिंदु भी दिए हैं और जवाब भी मांगे? दुबे जी, ब्रिजेंद्र जी,
अनुच्छेद 200 सुरेन में जी, ये मेरा सवाल वर्णित दुबे जी है से है। कि महामहिम राज्यपाल यदि विधेयक को अबे दुबे भाई, जी से। चुप ही नहीं होंगे सुरेन जी भाई, क्या जी जी जी, मेरा सर सवाल ये है कि जी, राज्यपाल अगर देखिए, इसको वापस कर आपने कहा देती है तो विधेयक- क्या होगा आगे, क्या रुख होगा सरकार का? राज्यपाल जी अगर कहीं विधेयक वापस कर देती हैं तो सरकार का रुख क्या होगा? देखिए, अब यह है कि बात समय की है, वक्त कम है, अगले साल इलेक्शन है और तुरंत फुरत में कोई चीजें, मुझे ये लगता है कि मेरा ये मानना है, अभी जैसे वर्मा जी ने कहा, राज्यपाल जो है बेहद संवेदनशील है, आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो एक मैं अनुमान है मेरा, ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं मानता कि ये है, इस पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा और ये जो है ये पारित तो हो गया है, हस्ताक्षर होंगे और कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। बाय द वे अगर कहीं वो लौटा देती हैं और अगर कहीं बात आगे नहीं बढ़ती तो बड़ी असमंजस की स्थिति होगी और वो मैंने पूर्व में भी कहा कि कई लोगों का भविष्य दांव पे लगा है, तो उनका क्या होगा, ये एक अहम सवाल खड़ा होगा। फिर अगला वर्ष चुनावी वर्ष है और बहुत कम समय बचा रहेगा, तो एक बहुत उलझाव की स्थिति में छत्तीसगढ़ रहेगा और दोबारा भेजे जाने पर राज्यपाल जो है बाध्य है, बाध्यता की भी स्थिति है। इस पर भी जो है एक बार विचार करने वाला एक पक्ष जो है सामने आएगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुरेन वर्मा जी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे अमित साहू जी, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अगले साल चुनाव है, राजनीति में मुद्दे खत्म नहीं किए जाते बल्कि जिंदा रखे जाते हैं, शायद इसलिए ये मुद्दा शायद 2023 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।